जो आज के लेक्चर का होगा वो होगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन, और पहला जो हमारा पार्ट है उसका है रूल्स तक हम कोशिश करेंगे कि आज कवर कर लें। तो इन्होंने बोला है कि मतलब लाइट क्या है। हमने बहुत पहले से एक ही चीज़ पढ़ी है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें क्षमता देती है, मतलब एनेबल करती है कि हम जो हमारे आसपास की चीज़ें हम उनको देख लें। इसके अलावा जो लाइट एमिटिंग सोर्सेज होते हैं जैसे बल्ब हो गया हमारा और सन हो गया, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो मतलब कि हमारी आई जो होती है वो कैसे कॉम्प्रिहेंड करती है कि अगर कोई चीज़ रखी है। तो जैसे मान लो कोई भी XYZ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और ये हमारी आई है, ठीक है। तो ये जब इससे मतलब यहाँ पे लाइट फॉल करी, यहाँ पे कोई बल्ब है, मान लो कि यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है। बल्ब ने लाइट फेंकी और इस ऑब्जेक्ट पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पहले इसको अब्जॉर्ब करके फिर क्या करेगा, वापस ट्रांसमिट आउट करेगा, मतलब ये बाहर फेंकेगा। तो हमारी आई इसको रिसीव करेगी, नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो कॉम्प्रिहेंड करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, और फिर हमारे ब्रेन तक मतलब नर्वस सिस्टम के जो हमारे नर्व सेंसेस होते हैं वो ब्रेन तक पहुंच जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट क्या है। उसके अलावा अब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन इज़ अ फिनोमेना इन विच लाइट रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। बेसिक सी हमारी डेफिनेशन है। अब एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे हमारे रिफ्लेक्शन इन वाटर हो गया, और सीइंग योरसेल्फ विद अ मिरर सेम चीज़। शाइनी मेटल्स रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो जैसे हमारा कोई एल्युमिनियम है, स्टील है, स्पून होती है हमारी, हमने पहले भी पढ़ा है। तो स्पून भी एक टाइप ऑफ, मतलब हम उसमें अपने आप को देख सकते हैं, तो इट इज़ टाइप ऑफ मिरर। अब हमारा जो सबसे पहला आएगा वो आएगा हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या होता है, इंसिडेंट रे, हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और हमारी जो नॉर्मल होती है मतलब 90 डिग्री क्या होती है। मैथ्स में भी होता है, कहीं भी वर्ड अगर नॉर्मल आता है, फिज़िक्स में या इसके अलावा मैथ्स में पढ़ते हैं, तो नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो वो सेम सरफेस पे, सेम प्लेन पे लाई करता है। जैसे ये डायग्राम देखो, हमारा यहाँ पे दिया है इंसिडेंट रे क्या होती है, जो भी हमारी आ रही है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड होती है जो हमारी बाउंस करके जा चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में भी हमें डायग्राम में एरो शो करनी है। तो फिज़िक्स में जो ये वाला चैप्टर है ना, इसमें एरोज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा वो मतलब इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम रे डायग्राम भी पढ़ेंगे, उसमें भी हम यही बताएंगे इससे पहले ही कौन रे किधर से कहाँ पर ट्रैवल करी। तो बिना एरो के नहीं होगा, मतलब काम ही नहीं चलने वाला बिना उसके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई होता है हमारा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा एंगल आर होता है। अब मिरर के नीचे जो ये लाइंस होती हैं, इसको बोल देते हैं हम कि मतलब ये तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारा उसका पीछे वाला पार्ट है। तो इसमें हम इसलिए डैश शो कर देते हैं कि यहाँ पर नहीं है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा ऊपर वाला है। अब आगे क्या है, अगले डायग्राम में यहाँ पे दिया है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो, और ये दिया है हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, जो हमारा जो सरफेस है, मतलब जहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन हो रही है वो प्लेन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा रफ है। तो अगर प्लेन है तो इवन इंसिडेंट आएगी और इवन में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अगर हमारा डिफ्यूज्ड है, मतलब कि अनइवन सरफेस है, तो इंसिडेंट तो पैरेलल आएंगी सारी, पर जो हमारा रिफ्लेक्शन है उनका कोई ऐसे क्लियर एंगल नहीं होगा, मतलब कि इक्वल एंगल नहीं होगा रिफ्लेक्ट बैक कर। अकर्स ऑन स्मूथ सरफेस, वही दिया है, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, फॉर्म्स क्लियर इमेज। और यहाँ पर क्या लिखा है, अकर्स ऑन रफ सरफेस, रिफ्लेक्टेड रेज के अलग अलग डायरेक्शन होती है और कोई भी क्लियर इमेज नहीं बनती। अब इसका रीज़न क्या हो जाता है कि जब तक कोई सारी रेज एक जगह आके कोई कॉन्सेंट्रेट ना करे कहीं पे भी, है ना, तो फिर वो हमारे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि मान लो इसमें एक रे तो यहाँ चली गई, एक यहाँ चली गई, अब मान लो कि एक रे यहाँ चली गई, तो ये कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि इतना बड़ा जो भी बन रहा है, क्योंकि इतना बड़ा तो हमारा मान लो कि वो भी नहीं होता, जो सामने उसके मिरर या फिर कुछ भी अगर रखा है तो वो भी नहीं ऑब्जॉर्व कर पाएगा, सरफेस एरिया पे भी बहुत सारा डिपेंड करेगा। अब यही फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, रेगुलर सरफेस में स्मूथ पे होता है, पॉलिश सरफेस होता है हमारा, जैसे मिरर हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल, क्लियर इमेज बनती है, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर।
डिफ्यूज्ड में रफ सरफेस होता है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है स्कैटर कर जाती है अलग अलग डायरेक्शन में। एग्जाम्पल हमारा वॉल और कोई भी दीवार होगी और मतलब कोई पेपर, एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर होगा, कुछ भी पेपर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। ये है हमारा इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर। अब मान लो कि तुम किसी मिरर के आगे खड़े हो, जैसे मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो। अब जो पीछे इसकी इमेज बनती है वो किसी भी सरफेस पे नहीं बनती है, इट इज़ जस्ट फॉर्म, मतलब उसके पीछे बन रही है, पर वहाँ पे कोई वो नहीं है, बोर्ड नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं उसके पीछे कि हम उसको बोल सकें कि हाँ वो नेचुरल है या फिर हम उसको देख सकते हैं। इसी की प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब अनरियल है, नेचुरल नहीं है। अब इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, तो अगर ए बी इस इतना डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर भी सेम साइज़ बनेगा। अगर ए बी मान लो 5 सेंटीमीटर था यहाँ पे, तो जो पीछे इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। और मान लो कि यहाँ पर जो डिस्टेंस हमारा ये है, मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस था हमारा 10 मीटर्स, तो यहाँ पर भी कितने डिस्टेंस पे बनेगी वो 10 मीटर। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन अभी हम आगे देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर मेंशन करी है वो इन्होंने मेंशन करी है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट नया है, तो मैं बता देती हूँ क्या होता है। मिरर के आगे जब कोई चीज़ खड़ी है तो हम उसको बोल देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अरे ये हमारा क्या है, ए बी हमारा क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। फॉर से मतलब मान लो कि यू हमारा यहाँ पे 10 मीटर था, तो हमारा जो वी होगा, वी क्या है हमारा, इसको बोल देते हैं हम इमेज का डिस्टेंस। तो ये भी कितना हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब सेम साइज़, वही बात जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई। इसको जब भी कोई नई इमेज बनती है तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि उस पर डैश होगा। तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मतलब A1 B1 भी ले सकते हो, A डैश B डैश भी ले सकते हो, पर ये थोड़ा नोटेशन जो हम जनरली इन जनरल मतलब बहुत ज़्यादा बार यूज़ करते हैं वो यही होता है कि हम उस पर A डैश B डैश लगा के अपना स्टेट आउट कर दे कि ये तो हमारा पुराना जो ऑब्जेक्ट था उसका ए बी था, और जो उसके बाद हमारी जो इमेज बनी वो हमारी ए डैश बी डैश बनी। ठीक है, अब क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा यू और वी, ये हमारे नए कंसेप्ट था, मैंने तुम बता दिया। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने पढ़ लिया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये भी हमने पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने तुम बता दिए। एंगल आई और एंगल आर होता है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल आर, कि ये फिर हमारा डेफिनेशन भी आ गया, यहाँ पर दिया नहीं है। अब इंसिडेंट रे हमारी, जैसे मान लो कि ये सरफेस था, ये हमारी, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगी तो इसलिए हम दूसरी साइड को डैश कर देंगे। और जैसे मान लो इंसिडेंट रे, तो मान लो इंसिडेंट रे ये थी, एरो में भी गड़बड़ हो ही गई, तो मान लो ये इंसिडेंट रे थी, इसको क्या बोल देते हैं इनकमिंग रे। रिफ्लेक्टेड रे जो सेम एंगल से वापस चली जाएगी क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, इसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो इसको मैं मार्क कर देती हूँ ए बी और इसको बी सी, तो इंसिडेंट रे हो गई हमारी ए बी और रिफ्लेक्टेड हो गई हमारी बी सी। नॉर्मल जो यहाँ पर सीधी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, या फिर इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो मान लो ये डी, तो डी और बी हो गई हमारी नॉर्मल। परपेंडिकुलर लाइन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ होगा, जहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई करती हैं, मतलब सिंगल पॉइंट, ये हरदम एक ही पॉइंट होगा, इट इज़ अ सिंगल पॉइंट, जहाँ पर हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई करती है, वो होता है हमारा नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। अच्छा देखो, ये एंगल आई होता है और ये हमारा एंगल है आर। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो किस के बीच में लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल रे के बीच में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है,
अब देखो ये भी यहाँ पे सेम चीज़ दी है। वर्चुअल जो है हमारी कभी भी स्क्रीन पे नहीं आती। इरेक्ट का मतलब होता है हमारा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ था उतना ही इमेज साइज़ है, ठीक है। उसके अलावा लैटरल इन्वर्जन, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, ये है हमारा लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है जब भी हम किसी मिरर के आगे खड़े हैं, तो जब हम हमारा राइट हैंड रेस करते हैं तो इमेज का कौन सा हैंड है, वो लेफ्ट हैंड। अब दूसरा हाथ उठाओगे तो भी सेम सिचुएशन है, तुम कुछ भी करोगे तो ऑपोजिट होता है। मिरर के अंदर वो चीज़ क्या होती है, ऑपोजिट होती है। सेम एम्बुलेंस, जब हमारा सामने से कभी भी तुम एम्बुलेंस को पढ़ोगे ना, कभी भी वो एम्बुलेंस नहीं होता, वो एकदम पीछे से होता है, ECNAL और उसके बाद सो ऑन। तो वहाँ पर भी क्या फॉलो हो रहा है हमारा, ये लैटरल इन्वर्जन। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, मान लो कि कोई एम्बुलेंस यहाँ से आ रही है, ये मान लो एम्बुलेंस थी और यहाँ पे कोई कार थी, ये हमारी मान लो कि कार है, काफ़ी गंदी कार बनी है हमारी। मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो मिरर होता है हमारा, जो साइड मिरर होता है ना कार का, अब ड्राइवर तो इसको यहाँ से देख रहा है, मान लो ये ड्राइवर है यहाँ पे और ये उसका मिरर है, तो ड्राइवर को कैसे पता चलेगा एम्बुलेंस आ रही है, वो तो शीशे में देखेगा ना, तो शीशे में जो एम्बुलेंस वर्ड है वो ऐसे ही दिखाई देगा हमें। जब हम कोई चीज़ आगे से रीड कर रहे हैं तो हमें नहीं ऐसे दिखाई देगी, पर जो कार में जो ड्राइवर बैठा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन से देख रहा है, मतलब जो साइड मिरर है उसके रिफ्लेक्शन से देख रहा है, इसलिए जो उसको एम्बुलेंस वर्ड है वो ऐसे क्लियर AMBULANC वाला दिखाई देगा, ठीक है। इसी फिनोमेना क्या बोल देते हैं हम, लैटरल इन्वर्जन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, अब इसके बाद हाँ ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे। अब ये पहले मैं तुम्हें ये बता देती हूँ कि जो मिरर, जो ये जो इतना डायग्राम है इसका, ये है क्या, मतलब बना कहाँ से। तो मान लो कि एक चलो अब देखते हैं, तो मान लो कि ये कोई सर्कल, कहाँ गई शेप, ओके ठीक है। अब मान लो ये सर्कल था, मतलब कि ये कोई स्फीयर है, इसको मान लो कि तुम ये पूरा ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको पहले 2 पार्ट में कर दिया मैंने स्प्लिट। अब स्प्लिट करने के बाद इसमें जो पीछे साइड का सरफेस है, जैसे कि मान लो ये, इसको तो मैंने ले लिया ऐसे, ठीक है। तो ये बन गया मेरा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, और मान लो इसको मैं काट लेती हूँ तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। अब इसी के साइड में ये मेरा हो गया बैक साइड वाला, और ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये कौन सा हो गया हमारा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ठीक है, अब तो यहाँ से हमारे ये बेसिक मतलब हमें पता चल गया कि ये जब हम जो आगे अब हम पढ़ेंगे तो उसके पीछे का फंडा क्या, मतलब कैसे पढ़ रहे हैं, कि ये जो मेन शेप निकल के आई है डायग्राम की, कहाँ से निकल के आई है। तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक तुम ऐसे बॉल मान लो, 3D शेप है ये, ठीक है। पूरी एक बॉल है, उसको हमने बीच में से कट किया है, तो एक हो गया उसमें से रिफ्लेक्टिंग, एक हो गया उसका बैक साइड, एक हो गया रिफ्लेक्टिंग, फिर एक उसका बैक साइड। सेम चीज़, तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग थी, नहीं ये बैक साइड था, ये रिफ्लेक्टिंग है, ये बैक साइड था, तो ये रिफ्लेक्टिंग होगा। तो जहाँ से एक गुफा की तरह बनेगी, देखो ये गुफा बन रही है यहाँ पे, ये देखो ऐसे, तो इसमें आ जाता है केव वर्ड, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं कॉनकेव। मतलब ये याद करने का है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे गुफा बन रही है तो इसका नाम कॉनकेव रखा है, नहीं, इट इज़ जस्ट अ निमोनिक। हम इसको याद कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारी एक गुफा टाइप बन रही है वो केव है, केव मिरर है। ऐसे सेम लेंसेज में भी होगा, बेसिक में तुम्हें स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ऐसे बनता है हमारा लेंसेज। तो यहाँ पर जहाँ पे गुफा बन रही है, जहाँ पर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस आएगा, वो हमारी कॉनकेव लेंस वाला पार्ट हो जाएगा, जहाँ से रिफ्लेक्शन होगी। अब हमारा अगला काम है यहाँ पे रे डायग्राम्स के रूल पढ़ना। सबसे पहले हम रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये शेप आ गई। पहला रूल रीड आउट करके फिर मैं तुम्हें ड्रॉ करना बताऊँगी ये क्या होता है। सबसे पहले नोटेशन बता देती हूँ मैं तुम्हें, बता के कि C क्या होता है हमारा, F क्या होता है हमारा, 2F क्या होता है हमारा, ठीक है। पहले मैं वो बता देती हूँ, तो मैं अब ड्रॉ करती हूँ, साथ साथ तुम बना लेना, तुम्हें बच्चे बनाना है तो बना लेना, ठीक है। अब मान लो कि ये हम पहले कॉनकेव वाला पढ़ेंगे,
नहीं, पहले हम कॉनकेव ही पढ़ लेते हैं, सेम चीज़ है। तो अब ये हो गया हमारा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसकी हम बना देते हैं पीछे वाली बैक लाइंस, क्योंकि यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। जिस साइड हमारा सरफेस होता है सिर्फ हम वही साइड को ब्लैंक रखते हैं, फिर दूसरी साइड हम बना देंगे ये डॉटेड लाइंस। ये हो गया, ठीक है। अब इसकी वैसे तुम्हें ये कंपास से बनाना है, हैंड रिटन नहीं बनाना है। अब कंपास से क्या कैसे बनाना है कि क्योंकि ऐसे रखोगे ना, तो जहाँ से तुम्हारा कंपास वो होगा, मतलब रखना है तुम्हें जहाँ से वो लोगे तुम पॉइंट लोगे, उसको हम क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं सी। तो ये हो गया हमारा सी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ज़्यादा मोटा हो गया लिखते हुए, माय गॉड, टेक्नोलॉजी इतनी भी सही नहीं है हमारे लिए, थोड़ा ना दिक्कत भी कर देती है। रिकॉर्डिंग हो ही रही है। तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी शीट पे कवर करने में, समझ नहीं आ रहा था टेक्नोलॉजी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब हमें क्या करना है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ करना क्या है। ये मतलब ये जो मैंने ड्रॉ करा है ये बनाया कैसे। फर्स्ट मतलब सी पे हमने, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा है अपने कंपास का नीडल। कंपास का नीडल ओपन किया है हमने, तो मान लो कि तुम 8 ओपन कर लो या फिर 6 ओपन कर लो, तुम्हारी मर्जी है। 6 मान लो कि मैंने 6 किया है ओपन, तो 6 को हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, सेमी सर्कल टाइप। सेमी सर्कल को ड्रॉ करके एक सीधी लाइन जब हम एक्सटेंड करेंगे उस सी पॉइंट से, यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा पी, जिसको हम बोल रहे हैं पोल, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अच्छा मैं एक और बात तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो हम उसको मैंने कैसे याद करा है वो ये है, हॉरिजॉन्टल में एच वर्ड आ रहा है एंड इट हैज़ अ लेटी हुई लाइन, तो जिसमें लेटी हुई लाइन वो आ जाएगी हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये एच था, इसमें लेटी हुई लाइन थी और इसमें भी लेटी हुई लाइन है, तो ये हुआ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब मैंने 1 पे, ठीक है। तो अब हाँ, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और पोल के जो बीच का पॉइंट होता है वो होता है हमारा फोकस, उसको हम बोलते हैं हम एफ। और ए और बी का यहाँ पे डिनोशन है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, जो कि हमारे किससे पास करेगी, पोल से पास करेगी, दैट इज़ अ कंपल्शन। तो हमने यहाँ पे सी पे कंपास रखा, उसको ड्रॉ किया, सी को मार्क किया, फिर हमने कंपास को हाफ किया या 3 तक खोल लो या फिर स्केल ले लो, स्केल से मार्क करके कि भाई हमारा मिड पॉइंट कहाँ आ रहा है, एफ पे आ रहा है, उसको मार्क किया फिर। और ए और बी हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हमारा जो पहला रूल है वो क्या बोलता है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू एफ। तो क्या बोल रहा है कि जब भी हमारी कोई रे पैरेलल जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ फॉल करेगी वो, हमारी एफ के ऊपर। कहाँ फॉल करेगी, हमारी एफ के ऊपर। इसको हम बोल देते हैं द रे विच goes parallel to principal axis passes through focus। जो हमारी पैरेलल जाएगी किससे पास हो जाएगी, फोकस से। अब तुम्हें ये डायग्राम दोबारा बनाने पड़ रहे हैं, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज करके फिर इसी में ही सेकंड तुम्हारा बता देती हूँ। सेकंड है हमारा जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अ रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। ओके, तो मान लो कि तो सेकेंड वाला जो है ना वो हमारा ऑपोजिट है। अब इसमें क्या है कि अगर हमारी कोई रे फोकस से पास होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, पैरेलल। तो फर्स्ट हमने पढ़ा अगर पैरेलल से जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और सेकेंड हमने पढ़ा अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल पास हो जाएगी। जो हमारा थर्ड है वो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वे, थोड़ी डायग्राम में शायद दिक्कत हो जाए यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है ये डायग्राम, ठीक है। अगर ये सी पे जाएगी तो वहीं से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी।
थर्ड हमारा दिया है a ray passing through the pole is refracted symmetrically। तो मान लो यही डायग्राम है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये हमारी पोल पे टकराई यहाँ पर। मान लो कि ये एंगल बना था हमारा, मैंने बोला ही नहीं। तो मान लो कि ये इंसिडेंट रे है, मान लो क्या है ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा एंगल आई है। तो मान लो अगर आई हमारा जो था वो हमारा 30 डिग्री था, तो ये जब रिफ्लेक्ट करेगी वापस तो ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट में द रे विच गोज पैरेलल passes through focus। सेकेंड में द रे दैट passes through focus goes parallel। फिर थर्ड वाली में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस वहीं रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की सेम लाइन रहेगी। और फिर थर्ड हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कब? जब वो पोल से टकराएगी। ठीक है, अब कल हम ये करेंगे डिस्कशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है।